కావాలో नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की चर्चा और मैं हूं आपके साथ रितिका थपलियाल। जोधपुर में तीन बार हिंसा भड़की। जोधपुर के 10 इलाकों में कर्फ्यू है। राजस्थान में अलवर से लेकर करौली और करौली से लेकर जोधपुर और जोधपुर से लेकर भीलवाड़ा तक आखिर सांप्रदायिक घटना क्यों हो रही है? क्या यह प्रशासनिक नाकामी है? क्या यह तुष्टीकरण के कारण हो रहा है? क्या ये चुनाव के ध्रुवीकरण की सियासत है? ये तमाम सवाल हैं जो राजस्थान की घटना के बाद से खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें, राजस्थान के जिलों में सांप्रदायिक तनाव दिखने लगा है। जोधपुर के बाद अब भीलवाड़ा में भी 2 युवकों के साथ मारपीट के बाद तनाव पैदा हो गया। इंटरनेट बंद कर दिया गया, पुलिस बल तैनात किया गया है। राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में बुधवार देर रात 2 युवकों पर 10 से अधिक नकाबपोश लोगों ने हमला बोल दिया था। मारपीट के बाद उनकी बाइक जला दी गई। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। दोनों युवक एक वर्ग विशेष के होने से तनाव पैदा हो गया। पुलिस ने एहतियात के लिए इंटरनेट बंद कर दिया है। साथ ही स्थिति पर काबू रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इसी के साथ हमारे साथ तमाम मेहमान यहाँ पर मौजूद है। आइए उनसे आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से के अवस्थी जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी से दीप चंद्र राठौर इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में राजेश यादव जुड़ रहे हैं। आपका भी स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दिलीप यशवर्धन पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आपका भी स्वागत। तारिक खान समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कृष्णकांत अवस्थी जी, आपके पास में इसी बड़े सवाल के साथ में आ रही हूँ। सुलगते राजस्थान को किस तरीके से देख रही है भारतीय जनता पार्टी? वहीं अगर अशोक गहलोत की बात की जाए, राजस्थान की जो सरकार है वो जो लगातार राजस्थान में 3 घटनाएं लगातार हो रही हैं, उसका जो ठीकरा है भारतीय जनता पार्टी पर साफ तौर पर फोड़ रहे हैं। के अवस्थी जी बीजेपी से। अवस्थी जी आवाज पहुंच पा रही है? कृष्णकांत अवस्थी जी बीजेपी से हमारे साथ में आवाज आ रही है? समाजवादी पार्टी से तारिक खान जी जुड़े हैं। तारिक जी, इसी पर आपका कमेंट चाहूंगी। सुलगते राजस्थान के ऊपर जो है अशोक गहलोत का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कहीं ना कहीं वो जो ठीकरा इसका फोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि सुनियोजित जो है आक्रमण कहीं ना कहीं ये किया गया है क्योंकि आगामी चुनाव है राजस्थान में। समाजवादी पार्टी क्या कहेगी इसको लेकर के? राजस्थान पर एक कमेंट आपका। देखिए, जो राजस्थान में 3 जिलों में हुआ उसके लिए पूरी तरीके से अगर स्टेट गवर्नमेंट अपना पल्ला झाड़ेगी या अपने आप को एकदम कहेगी कि हमसे कोई लेना देना नहीं है, तो मैं उस चीज के उस स्टैंड के साथ नहीं खड़ा होगा। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट पे आएगी। लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट है स्टेट गवर्नमेंट का, तो उसको मेंटेन करना, कैसे मेंटेन करना है ये भी आप ही को मैनेज करना है। अगर आपको लग रहा है कि वो मैनेज कराया जा रहा है, आप जैसे मान लेते हैं कि वो बात उनकी सही है, वहां के सीएम की, उन्होंने कहा कि आरएसएस और जो हिंदू संगठन है उनके द्वारा ये सब मैनेज कराया जा रहा है या किया जा रहा है। आप क्यों नहीं उनके ऊपर वहां पर रोक लगा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, जब आपको पहले से ये फीडबैक हो रहा है कि वहां पर इस तरीके की चीजें प्लान की जा रही है। मैं कह रहा हूं, मान लेते हैं कि प्लान की जा रही है, तो आप उनके ऊपर सख्त कार्रवाई वहां पर करिए ताकि इस तरीके की चीजें ये कहीं पूरे हिंदुस्तान में एक रूप न ले ले। और मैं इसको एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि इसको स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ा ना जोड़ के देखा जाए। अगर ऐसे देखा जाए तो जो 7 स्टेटों में इस टाइम क्लैशेस हुए हैं या वायलेंस हुए हैं या जिस भी तरीके के बवाल हुए हैं, वहां पर अलग अलग सरकारें हैं हर स्टेट में। तो ये बात, इस बात से मैं वहां के सीएम की इत्तेफाक रखता हूं कि ये कहीं ना कहीं इसमें एक जो संगठन है, कुछ जो हिंदूवादी संगठन है, उनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। वो इस तरीके की भावनाएं जरूर अंदर ही अंदर भड़काई जा रही है कि आप जाएं, या किसी मस्जिद के बाहर कुछ विवादित नारे लगाए गए दिल्ली में, कहीं किसी अभी जो फ्रेश
केस हुआ है, वो लड़के को बाइक से उतार कर उनको मारा गया, फिर उनकी बाइक में आग लगा दी गई। तो ये आप इसमें स्टेट गवर्नमेंट देख लीजिए, अगर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ होता, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं पे आएगी। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की भी है और स्टेट गवर्नमेंट की भी है, दोनों को समझना पड़ेगा। मगर अगर सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें तो उसको ये बात समझनी पड़ेगी। आप पैटर्न देखिए, जिन स्टेटों में हुआ है वहां पर हर स्टेट में, दिल्ली, मुंबई, गोवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, इन सब और गुजरात, इन सब स्टेटों में अलग अलग सरकारें, मिक्स सरकारें हैं, दिल्ली कुछ और, यहाँ कुछ और, वहां कुछ और। तो इसको आप देखिए कि ये कहीं ना कहीं कोई और इसके पीछे है, और जिसको अगर स्टेट गवर्नमेंट को बिल्कुल बहुत ही तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए और बहुत तेजी से इन चीजों को रोकना चाहिए जो जगह जगह इस तरीके के क्लैशेस हो रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी से सवाल लेंगे इसी को लेकर के। दीप चंद राठौर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? आ रही है मैम। ठीक है, दीप चंद राठौर जी, सवाल यही है, कौन जला रहा है राजस्थान को? लगातार जो है राजस्थान में तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है। कौन है जो लगातार 3-3 घटनाएं वहां पर हो गई? कौन जिम्मेदार है उसका? दीपचंद राठौर जी। पहले तो मैम आपका नाम बता दो मुझे। दीपचंद्र जी, रखिए अपनी बात। हाँ, मैं बोलना चाहूंगा, जिस तरह करौली और जोधपुर के अंदर हमने देखा कि जिस तरह के हालात थे, और अब उसके बाद भीलवाड़ा के अंदर भी इसी तरह के हालात हुए हैं, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो बीजेपी कार्यकर्ता हो या कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हो, अगर वो दंगा फैलाया हुआ पाया जाता है तो उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। जिसने दंगा फैलाया या उसे उकसाना का काम करा, चाहे किसी भी समुदाय का हो, उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जिस तरह 2014 के बाद जिस तरह की नफरत परोसी जा रही है, चाहे हिंदू मुस्लिम साथ खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन तकलीफ किसको हो रही है? कांग्रेस पार्टी को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सामाजिक सौहार्द, देश की एकता और अखंडता को बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। हमारा देश चलता है, देश को चलाएंगे 2 प्रतीक, तिरंगा और संविधान। तिरंगा 3 रंगों से बना हुआ है, उसमें भगवा भी है, उसमें हरा भी है, अमन सुकून का सफेद रंग भी है। अगर तीनों में से एक भी हट जाए तो ना तिरंगा हो सकता है, ना ही संविधान हो सकता है, ना ही हिंदुस्तान हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ने जब से 2014 के अंदर मोदी जी सरकार आई है, मैं बताना चाहूंगा स्पष्ट तौर से, जिस तरह मुस्लिम कट्टरवाद देश के लिए खतरनाक है, ठीक उसी तरह हिंदू कट्टरवाद भी देश के लिए बहुत खतरनाक है। आपने देखा होगा किस तरह इन्होंने करौली के अंदर खुद मंदिर तोड़ा, खुद इन्होंने हुड़दंग मचाया और नाम कांग्रेस पार्टी का करा। जोधपुर के अंदर भी इन्होंने वही कार्रवाई करी, सिर्फ एक झंडे के नाम पर इन्होंने दंगा फसाद करा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वहां पर ना तो भगवा का झंडा रहने दिया, ना ही मुस्लिम का झंडा रहने दिया, वहां सिर्फ संविधान का झंडा लगाया, तिरंगा का झंडा लगाया। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रवक्ताओं से पूछना चाहूंगा, वो तो बहुत अच्छी बात है, देश में झंडा जो है वो भारत का ही लगना चाहिए। आप इस बात को लेकर के जवाब दीजिए, झंडा किसका लगा किसका नहीं लगा। मैं ये सवाल आपसे नहीं पूछ रही हूँ दीपचंद राठौर जी, सवाल ये है कि आखिर राजस्थान क्यों जल रहा है? राजस्थान देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी समुदाय एक साथ रहने के लिए चाहते हैं। लेकिन जब किसको हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी को। जब चुनाव आते हैं यार, किस तरह चुनाव का माहौल बना रहे हैं, किस तरह ये चुनावी की तेज सजा रहे हैं, ये सिर्फ दंगे के ऊपर तेज सजा रहे हैं। फायदा अगर होता है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है दंगे से, बाकी कांग्रेस पार्टी तो ये चाहते कि देश के अंदर अमन रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नहीं चाहते कि जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहाँ दंगा फसाद कर रहे हैं, और 8 राज्यों में भी इनकी सरकार है, वहां पर इनसे लैंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। इसका भी मैं अभी तक मोदी जी ने और अमित शाह जी ने एक शब्द नहीं कहा। और जिस तरह कल 2 आदमियों पे सांगानेर पे हमला करा है, वो भी दंडनीय है, उसकी भी हम मतलब जो इंटरव्यू की मैं कड़ी निंदा करता हूँ, जो भी इनको होगा। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि इन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो इस तरह के दंगे फसाद कर रहे हैं, चाहे किसी भी समुदाय से हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का। और अशोक गहलोत की सरकार, स्पष्ट तौर से बता दूं मैडम, अशोक गहलोत जी की सरकार ने स्पष्ट कर दिया, चाहे
जो भी इसमें नामचीन पाया जाएगा उस पर उचित कार्रवाई होगी। नहीं, तो सवाल तो यही है दीपचंद राठौर जी, आप जो है भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगा रहे हैं जहां पर बीजेपी का शासन भी नहीं है, जहां पर कांग्रेस पार्टी राज कर रही है, बीजेपी के कंट्रोल भी नहीं है वहां पर आप बीजेपी के सर पर इस ठीकर को कहीं ना कहीं फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। आपने देखा नहीं जिस तरह जोधपुर के अंदर उन्होंने सिर्फ झंडे के नाम पर हुड़दंग मचाया, वहां पर भगवा लगा रखा है, फिर मुस्लिम ने झंडा टाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने संविधान का झंडा लगाया, तिरंगा का झंडा लगाया, उसके बावजूद भी ये हुड़दंग करते रहे। इनको भगवा प्यारा तिरंगा प्यारा नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी को तिरंगे से प्यार है, इसलिए इसमें सभी समुदाय के लोग रहते हैं। ये भारत देश और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भूल चुके हैं, वो चाहते हैं सिर्फ क्षेत्रवाद, और क्षेत्रवाद मैं आपको तो बता दूं हिंसकवादी होते हैं जो हिंसा करती है। चलिए ठीक है, जवाब लेंगे कि क्या अवस्थी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आवाज आ रही है कि क्या अवस्थी जी? जी मैडम आ रही आवाज। हाँ, सभी बातों पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। और वहीं दीपचंद राठौर जी का भी साफ तौर पर कहना है और लगातार जो है गहलोत सरकार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है आरोप लगा रही है कि आगामी चुनाव है, इसको लेकर के राजस्थान में कहीं ना कहीं तनाव है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सुनियोजित तरीके से वहां पर जो है इस तरीके की घटनाएं, लगातार दंगे वहां पर हो रहे हैं राजस्थान में, क्या कहेंगे इस पर? हेलो, आवाज आई मैम? क्या आवाज आई आपको? हाँ बिल्कुल, रखिए अपनी बात। जी जी जी, नमस्कार आप सभी लोगों को। अभी जैसे कि आज का टॉपिक है भीलवाड़ा में बवाल हो रहा है, तो भीलवाड़ा में ही नहीं, कांग्रेस की जहां जहां सरकार है, जहां जहां ये लोग अपनी अक्षमता जिसको कहेंगे वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और अपना जो प्रशासनिक नाकामी है उसको बता रहे हैं। और प्रशासनिक नाकामी तो उसी की मानी जाएगी ना जिसकी सरकार होगी, सत्ता होगी, जिसने वोट देकर आपको विजयी बनाया, आपको सत्ता में काबिज किया, और उसके बाद जब आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपने सीधा सीधा आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहरा दिया। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी वहां क्या कर रही है? अगर आपकी सरकार है, अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति लगता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? करौली, जोधपुर, उसके बाद भीलवाड़ा, अरे 3 जगह पर दंगे हो गए हैं। आपको यही नहीं मालूम है कि कंट्रोल कैसे किया जाता है? अरे आपको सीखना है तो माननीय योगी जी से सीखिए ना। उत्तर प्रदेश में भी तो रामनवमी हुई, उत्तर प्रदेश में भी तो और सारे त्योहार हुए, ईद भी हो गई, सब हो गया, अभी तक एक भी दंगा नहीं हुआ। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपके गहलोत जी हैं ये नाकाम व्यक्ति हैं। कांग्रेस पार्टी कंट्रोल नहीं कर सकती है किसी भी प्रदेश को। पहले देश के नाम पर जनता को गुमराह किया, अब तो प्रदेश भी नहीं संभाले जा रहे हैं, राज्य भी नहीं संभाले जा रहे हैं। तो ये नाकामी का सेहरा किसी दूसरे के ऊपर फोड़ने की जरूरत नहीं है। अपनी गिरहबान में झांकिए, वही है ना, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। अरे जब नाच ही नहीं पाते हो तो आंगन को क्यों दोष दे रहे हो? कहने का मतलब है आप पूरी तरीके से नाकाम हो चुके हो। अब वहां पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो एक भी दंगा नहीं होगा, यह निश्चित रूप से नोट कर लीजिए। और आने वाला समय यही है, और उसका जीता जागता उदाहरण माननीय योगी जी ने दिखा दिया है अपने 5 साल के पिछले कार्यकाल में, और इधर जो अभी सत्ता हासिल किए, दंगे के नाम पर लोग कांपते हैं। लगातार जो विपक्ष है वो सवाल तो यही उठा रहा है, जो गैर भाजपा राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, दंगे वहीं पर हो रहे हैं क्योंकि आगामी चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी, साफ तौर पर आरोप है, खुलेआम जो है अशोक गहलोत आरोप लगा रहे हैं। आरएसएस को भी इस पर कहीं ना कहीं घसीट दिया है। बीजेपी और आरएसएस के ऊपर साफ तौर पर इल्जाम है कि दोनों के दोनों मिलकर के करा रहे हैं, प्रायोजित है ये पूरा आक्रमण। अगर इसको उल्टा देख लिया जाए, अगर इसको उल्टा समझ लिया जाए तो माननीय योगी जी की सत्ता में समाजवादी हो, कांग्रेस हो, आप पार्टी हो और पार्टियां, किसी की औकात नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है यहां पर गुंडई करके देखे, यहां पर किसी प्रकार की कोई बदतमीजी करके देखे। तो ये सेम वही है कि अगर आप वहां पर कंट्रोल करने की पावर रखते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं तो आप उनको पकड़ के क्यों नहीं बंद करते हैं? आप इसका मतलब आप दोषारोपण कर रहे हो, आपके पास कोई भी साक्ष्य नहीं है। और धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी राजनीति नहीं करी। अभी हमारे भाई जी कह रहे थे कि हिंदूवादी संगठन, मतलब ये आतंकवादी संगठन हो गए।
अरे शर्म आनी चाहिए। इस भारत देश में रहते हुए आप ऐसी बातें कह रहे हो। हिंदूवादी संगठन, अरे अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ें, अगर हम रोड पर अपना जुलूस निकालें, अगर हम और अपने धर्म के कार्य करें, आप नमाज रोड पे पढ़ते हो। आप अभी तक रोड पर पूरा चारों तरफ से जाम कर दिया आपने, रोड पर पूरा जनता को निकलने नहीं दिया, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे जितनी भी दिक्कतें पब्लिक को करनी पड़ी हो, आपने नंगा नाच किया रोड पर, रोडों को कब्जा किया, पूरी तरीके से नमाज अदायगी करी। और धर्म के नाम पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। अब धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती है, उसने सबको एक समान समझा है। उसने माइक अगर हटाने की बात करी है तो सबके लिए करी है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। एक लिमिट भर आवाज आप रखेंगे, इसके अलावा माइक से आवाज नहीं आएगी। 20-20 माइक आप नहीं लगा सकते। ये तो कानून का राज है ना। इसमें अगर धर्म की बात कर रहे हो, आप हिंदू धर्म को आतंकवादी कर रहे हो। अरे आप जितने आतंकवादी पकड़े हैं, एक भी हिंदू का नाम बताइए ना। अगर आप हिंदू आतंकवाद कहते हो, मुसलमान के ही नाम क्यों आते हैं? अरे आप तो पढ़े लिखे हो, एक भी हिंदू का नाम बताइए ना। जितने भी आतंकवादी, पूरी दुनिया की बात मैं कर रहा हूं। अरे छोड़िए, देश की बात छोड़िए, मतलब पूरे संसार में आतंकवादी मुसलमान ही नाम क्यों होता है? हर बात में आतंकवाद सर। आप हिंदू को आतंकवादी कह रहे हो, हिंदू आतंकवाद संगठन कह रहे हो। क्या कहना चाहते हो आप? आपने सीधा हिंदूवादी संगठन जो आतंकवाद है उनको कहा है आपने? नहीं, आतंकवाद मैंने बोला ही नहीं, आप बोल रहे हो। मैंने खाली बोला हिंदूवादी संगठन। हिंदूवादी संगठन, आपने आतंकवाद कहा, उनको आतंकवादी संगठन कहा है। नहीं, आप मैडम से पूछिए, मैंने लिख रखा है आपने जो स्टेटमेंट दिया है। मैंने कहा हिंदूवादी संगठन, मैंने बोला, आतंकवाद नहीं बोला। आप देख लीजिए, फिर से रिव्यू करिए। ठीक है, आतंकवाद को लेकर के ये चर्चा हमारी नहीं, मैं आगे बढ़ रही हूँ। दिलीप यशवर्धन हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, लगातार देश के अलग अलग कोने से हिंसात्मक घटनाएं सामने आ रही हैं, जो दंगे लगातार हो रहे हैं, रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती और फिर ईद पर भी जो दंगे हमने देखे, उसको लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं राज्य और केंद्र की सरकारों पर। क्या कहेंगे आप दिलीप यशवर्धन जी? और दूसरी तरफ जो है अशोक गहलोत सरकार की अगर बात की जाए, वो साफ तौर पर इसका ठीकरा जो है केंद्र सरकार पर फोड़ रही है, भाजपा पर फोड़ रही है। क्या कहेंगे इस पर दिलीप यशवर्धन जी? मैडम, इस देश में राजनीति, धर्म और दंगे, इन दो पहियों पे खड़ी होती है। दो पैर हैं ये राजनीति के, धर्म और दंगे। और धार्मिक दंगे उसका एक एडिशनल रूप है। और ये सारी की सारी चीजें राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, जो गहलोत साहब राजस्थान में हो रहे दंगों का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फोड़ रहे हैं, या वो हिंदूवादी संगठन के ऊपर फोड़ रहे हैं, तो वो साफ साफ पब्लिक में अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव नाकामी को बता रहे हैं। दंगा चाहे भाजपा कराए, चाहे हिंदूवादी संगठन कराए, चाहे मुस्लिम संगठन कराए, और चाहे कोई कराए, दंगा होता है। उस दंगे को कंट्रोल करने का काम राज्य सरकार का होता है। और राज्य सरकार अगर ये कहेगी कि दंगा हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं क्योंकि ये कहीं और से प्रायोजित हो रहा है, तो फिर आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको ये मान लेना चाहिए कि आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी नहीं है। और जनता ने जिस सुरक्षा के लिए आपको चुन करके गद्दी पर बैठाला था, वो गद्दी अब आपके मतलब की नहीं है। मैं उन कारणों पे नहीं जा रहा हूं कि दंगे किस कारण से हुए। कारण कोई भी हो, हर कारण का निवारण सरकार के पास होता है। अगर आपकी पॉलिटिकल विल, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव विल स्ट्रांग है, तो किसकी मजाल होगी जो आपके प्रदेश में दंगा करके चला जाएगा? और कहां जाएगा? प्रदेश के बाहर कहां जाएगा? अगर वहां पर दंगा हो रहा है और प्रायोजित हो रहा है, तो पुलिस आपके पास है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जिन पर स्टेट का कंट्रोल होता है वो आपके पास है। आपको बंद करने का अधिकार है, आपको मारने तोड़ने का अधिकार है, आपको लाठीचार्ज करने का अधिकार है, आपको इमरजेंसी में गोलियां चलवाने का अधिकार है। तो आपने उन अधिकारों को सुरक्षित क्यों करके रखा हुआ है? सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने के लिए कि ये दंगा हमारी वजह से नहीं हो रहा है, किसी और की वजह से हो रहा है, या केंद्र सरकार की वजह से हो रहा है। इस देश में जब कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा तैयार किया गया था, तो इसी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के पर्पज से जो पुलिस है उसका कंट्रोल स्टेट्स को दिया गया था, सेंट्रल को नहीं दिया गया था।
हर चीज का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है, उस ढांचे का क्या पर्पस है, उस पर्पस को भी उन लोगों को समझना चाहिए जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और पब्लिक की सुरक्षा के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पर बैठते हैं। आपको पुलिस इसीलिए दी गई थी कि लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक की सुरक्षा के लिए आप मेंटेन करेंगे। आप कारणों का रोना नहीं रोएंगे, कारणों का रोना तो पब्लिक रोती है कि भाई इस कारण से ये हो गया, इस कारण से हो गया। सरकार कारण बताने के लिए नहीं होती है, सरकार निवारण देने के लिए होती है। और बिल्कुल दिलीप यशवर्धन जी, सवाल यही है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कंट्रोल भी नहीं है, वहां पर इस तरह की घटना हो जाती है और उसके बावजूद आप बीजेपी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। नहीं, मैं एक बार इल्जाम मान लेता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया, राजनीतिक उद्देश्य से कराया, इलेक्शन आने वाले हैं वहां पर, मैं ये मान लेता हूं कि इलेक्शन आने वाले हैं राजस्थान में और भारतीय जनता पार्टी ने सुनियोजित तरीके से दंगा कराया। लेकिन वहां की सरकार क्या कर रही है? सरकार तो विफल नहीं है ना। सरकार क्या भारतीय जनता पार्टी के आगे नतमस्तक है या सरकार भारतीय जनता पार्टी के आगे कमजोर है? वो सरकार है, यहाँ पार्टी की बात नहीं। एक तरफ राजनीतिक पार्टी है और एक तरफ सरकार है, और राजनीतिक पार्टी और सरकार में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। सरकार हमेशा ऊंची होती है, ताकतवर होती है, पावरफुल होती है, और वो इस बात का रोना नहीं रो सकती है कि किसी राजनीतिक पार्टी की वजह से हमारे प्रदेश में दंगा होगा। ठीक है, बिल्कुल इस पर जवाब लेंगे, उसके बाद आम आदमी पार्टी के पास में आ रही हूँ। हमारे साथ में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं दीपचंद राठौर जी। सवाल यही है, जब कानून व्यवस्था आपका मामला है, जब ये राज्य सरकार के अंदर आता है, उसके बाद सीएम गहलोत ये क्यों बार बार बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार जांच कराए, कमेटी बिठाए, फिर ये क्यों बोल रहे हैं बार बार दीपचंद राठौर जी? और सवाल वही है जो दिलीप यशवर्धन जी ने कहा कि चलिए अगर मान लेते हैं कि बीजेपी ने ही दंगा करवाया है, तो क्या आपने घुटने टेक दिए क्या? राठौर जी, करार तो उचित कार्रवाई के लिए मैं बोलना चाहूंगा भी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने कहा था कि हिंदू संगठन कट्टरवादी या आतंकवादी ऐसी बात है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मैडम जी कि आप पीएफआई और सीएसआई को बैन करिए। मध्य प्रदेश, कर्नाटक 8 साल में आपकी सरकार, 18 राज्यों में आपकी सरकार है। जब इनके सांसद तेजस्वी सूर्या शायद भूल गए कि 15 सितंबर 2020 को उन्होंने सदन में पूछा था कि पीएफआई को बैन कब करेंगे, देश में उन्माद संप्रदाय फैलाते हैं, तो खुद गृह मंत्रालय में सन्नाटा छा गया था और अमित शाह के मुंह से तब तक नहीं निकला। अगर पीएफआई को बैन कर देंगे तो 200 रफल किसके ऊपर फोड़ेंगे? असली बात तो यह है, लोहियापुर सरदार पटेल ने एक बार में हिंसा और अनुमान फैलाने वाले आरएसएस को बैन किया था। इसको लेकर के हम अलग से चर्चा करेंगे। अभी मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल सुन लीजिए दीपचंद राठौर जी। 4 फरवरी 1948 में 5 दिन के अंदर महात्मा गांधी के हत्यारे को, जिन्होंने आरएसएस को बैन किया था और ये कहा था कि हिंसा फैलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन जो भी है उसका अंत होना चाहिए, और महात्मा गांधी जी के हत्यारे के साथ जो हुआ उन्होंने वो करके दिखाया। लेकिन आज जितने भी हिंदू संगठन की आड़ में जो उन्माद फैला रहे, देश की एकता अखंडता को, ढांचा को बर्बाद करने लग रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षा में। आपने देखा किस तरह खुले में ये नरसिंह राव उल्टे बयान देते हैं, उनको सपोर्ट क्यों मिल रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे खड़ी है। ये कारण है कि ये खुले में हिंदू संगठन मतलब दंगा फैलाने की बात करते हैं। अगर भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, आज सारा सवाल क्या है मैडम जी, धर्म और देश और कानून का है। जहां तक धर्म का सवाल है, कोई भी धर्म नहीं कहते कि दंगा करो, लेकिन सारे दंगे की जड़ और बुनियाद धर्म बन जाती है। कोई भी धर्म नहीं कहता कि नफरत करो, लेकिन सारी नफरत फैलती है। अब दंगे में धर्म को बीच में मत लेकर आइए प्लीज, मेरी बात सुनिए। सवाल ये है, जब कानून व्यवस्था आपका मामला है, जब ये राज्य के अंदर आता है, तो बार बार सीएम अशोक गहलोत ये बात क्यों कह रहे हैं कि केंद्र जो है कमेटी बिठाए, केंद्र जो है जांच कराए? आपने घुटने टेक लिए क्या? आप झुक गए क्या भाजपा के सामने? बैन लगाइए ना मैडम जी। ये जिस तरह कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिस तरह आज देश के अनुवाद फैला रहे, देश की एकता अखंडता पर इन्होंने प्रहार कर रखा है, उसके ऊपर मोदी जी और अमित शाह एक शब्द नहीं बोलते। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि आप सरकार में बैठे उनके ऊपर तुरंत प्रभाव से एक्शन होना चाहिए, लेकिन ये नहीं करेंगे। और रही सरकार की बात, राजस्थान सरकार की, मैंने आपको पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, जिन्होंने भी इस तरह की कार्रवाई करी है हिंसा फैलाने की, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको चिन्हित करके उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी सवाल तो वही है ना दीपचंद्र जी, जब लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है तो आप कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कड़ी कार्रवाई करिए। आप क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं? आपने देखा बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगाना, बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगाना आसान है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करते? उस पर क्यों नाकाम साबित हो रही है?
करौली के अंदर 34 पार्षदों ने मिलकर कमेटी चैन बनाकर मंदिर को तोड़ा और इल्जाम किस पे लगाया? कांग्रेस पार्टी पे। खुद इनके करोड़ीमल नेता सांसद उन्होंने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत कदम उठाया है, लेकिन उसका भी ठीक रहा, कांग्रेस पार्टी को तोड़ा गया। तो ये खुद ही करते, खुद ही ये दंगा फैलाने की बात करते हैं और खुद ही उस पर मरहम लगाने की बात करते हैं। लेकिन अब देश ने भी देख लिया, जनता ने भी देख लिया है कि किस तरह ये भारतीय जनता पार्टी उड़दंग फैला रही है, नफरत की जो एक बीज बो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आज इस तरह भारतीय जनता पार्टी जो नफरत के बीज बो रही है, आने वाले समय में उसको काटना बड़ा मुश्किल होगा। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास भी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से राजेश यादव भी जुड़े हुए हैं। राजस्थान जो लगातार जल रहा है उस पर आपका एक कमेंट आम आदमी पार्टी का, राजेश यादव जी। रितिका जी देखिए, आवाज रखिए अपनी बात। हाँ, मैं कह रहा था कि आवाज वापस कट रही है आपकी आवाज, रखिए। मैं कह रहा हूं कि दंगे होना बहुत ही दुखद है और गैर भाजपा शासित राज्यों में ऐसा लगता है कि दंगे होंगे, क्योंकि जिस तरह का माहौल दिखाई पड़ रहा है उससे ये साबित हो रहा है कि जहां पर दंगाई सरकार में नहीं है वहां पर दंगाई सरकार में आने के लिए दंगा करा रहे हैं, और जहां पर दंगाई सरकार में है वहां पर दंगे नहीं हो रहे हैं। आप देखें, उत्तर प्रदेश की बात अगर आप ले लें तो पिछली पूर्ववर्ती सरकार के समय भीषण दंगे हुए थे, लेकिन कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा दिया वर्तमान मुख्यमंत्री ने दंगे को रोकने के लिए। कुछ लोग जो दंगे में शामिल थे वो सरकार में आ गए, दंगे रुक गए। तो बहुत सीधा सा, अगर जरा सा भी इसको सूक्ष्म तरीके से देखा जाए तो सत्ता पहले हासिल करने के लिए लोग जनसेवा करते थे, जनता के बीच में जाते थे, उनके लोगों की मदद करते थे, लोगों के लिए जीते मरते थे और तब चुनाव में आते थे। अब तो बड़ा आसान सा राजनीति पिछले 8-10 सालों से देखा जा रहा है कि दंगे करा दो, हिंदू मुसलमान करा दो, थोक के भाव में वोट ले जाओ। तो ये जो कल्चर जो डेवलप किया जा रहा है पॉलिटिक्स में, लेकिन मैं समझ रहा हूं तो कि वही है ना। लेकिन देखिए राजेश यादव जी, आप विपक्ष में रहकर के जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, ठीक है, मान ले रहे हैं ना, ठीक है। दिलीप यशवर्धन जी ने कहा, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उन्होंने भी कहा कि चलिए मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने करवाया, तो क्या राजस्थान की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई थी? क्या उनके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? क्यों नहीं कार्रवाई करी? पुलिस आपके पास में है, प्रशासन आपके पास में, फिर आप क्यों इंतजार कर रहे हैं कि कुछ और बड़ी घटना हो जाए वहां पर? 3 दंगे मजाक नहीं है। राजेश यादव, सही जवाब आम आदमी पार्टी देती है। भारतीय जनता पार्टी का सही जवाब आम आदमी पार्टी के पास है। दीजिए जवाब। दिल्ली में जहांगीरपुरी में जिस व्यक्ति ने दंगा कराया, आम आदमी पार्टी ने उसको खोज के निकाला और वो आदमी भारतीय जनता पार्टी का आदमी था, अंसार नाम था उसका। और जब क्लियर हो गया कि वो अंसार भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है, उनका सक्रिय कार्यकर्ता है, जो दंगे का मुख्य आरोपी है, तो सारी चर्चाएं बंद हो गई, सारी डिबेट खत्म हो गई। तो सवाल ये है कि आप इतनी शिद्दत से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप आप लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं, लेकिन खोज करके निकाल करके पब्लिक के बीच में रख देना ये एक दूसरी बात होती है और आरोप लगा देना दूसरी बात होती है। तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस पार्टी में अब वो चीजें बची हुई हैं कि वो ऐसे हालात में ऐसी चीजों को कंट्रोल करने की स्थिति में उनके पास नेता बचे हुए हों या उनके लोग इस तरह की क्षमता रखते हों जो इन लोगों को जवाब दे सकें। मैं सीधी सी बात ये कर रहा हूं कि ये बिल्कुल देशद्रोह है और जहां भी दंगाई दंगा करवा रहे हैं, निश्चित तौर पर उनको भारत देश से रंच मात्र भी प्रेम नहीं है, उनको भारतवासियों से रंच मात्र भी प्रेम नहीं है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी वर्ग के हो, किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या कोई अन्य सरकारें हो, जरा सा भी इसमें कहीं मुरुव्वत बरतने की जरूरत
नहीं है। ठीक है, के अवस्थी में लौटूंगी आपके पास राजेश यादव जी। के अवस्थी जी, आम आदमी पार्टी भी साफ तौर पर आप पर इल्जाम लगा रही है, जितने भी विपक्षी पार्टी है सबका कहना है कि ये आम आदमी, ये जो है भारतीय जनता पार्टी ने ही करवाया है, जहां पर गैर भाजपा राज्य है भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए जो है इस तरीके के जो दंगे फसाद है वो लगातार करवाती है। क्या कहेंगे अवस्थी जी? फिर आ रहे हैं दिलीपेश वर्धन जी। अब आप पार्टी के प्रवक्ता महोदय से मैं क्या कहूं, अब ये बता रहे थे रॉकेट साइंस नहीं है योगी जी ने लगाया है, एक बुलडोजर साइंस और ठोको साइंस लगाया है, मालूम है ना आपको? हाँ, तो वही जरूरत है। वो आपके जो मुख्यमंत्री जी है ना, अरे सुनिए बीच में मत बोलिए, मैं बोल रहा हूँ। अच्छी तरह रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं थी, वहां पर जरूरत थी बुलडोजर साइंस की और ठोको। जो गुंडे थे, जो मावाली थे, जो बदमाश थे, जो अरे आप बीच में मत बोलिए ना, बीच में मत बोलिए, अब सुन भी लीजिए, मैं बड़ी देर से सुन रहा हूँ आपको, बड़ी देर से सुन रहा हूँ, सुनने का थोड़ा प्रयास करिए। मैं मौका दूंगी आपको बोलने का राजेश। हाँ, तो वो जो साइंस था ना, वो माननीय योगी जी का साइंस वो बिल्कुल सटीक बैठा है, और यही साइंस आप अपने यहाँ क्यों नहीं लगाते हैं? भाई कांग्रेस के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे कि हिंदू संगठन उन्माद करते हैं। अरे हिंदू आप नहीं हो, आप भी क्या गुंडे हो? या हिंदू के जितने हिंदू जो पुजारी हैं, या हिंदू जो हनुमान चालीसा करते हैं, या मंदिर में जागरण करते हैं, या तो वो सब गुंडे हैं क्या? आप लोग किस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हो? बोलते समय कम से कम एक बार अपने शब्दों को सोचिए। हिंदू संगठन गुंडे हो गए, आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। आप पूरे समाज को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हो। सामाजिक ये डिबेट हो रही है, सब लोग सुन रहे हैं, आप क्या प्रचार करना चाहते हो? क्या कांग्रेस ने अपने समय में ईसाइयत को प्रमोट नहीं किया? कितने मिशनरीज बन गए, कितने चर्च बन गए, कितने बुरी तरीके से हिंदू का कन्वर्जन हुआ, आप लोगों ने नहीं देखा? आज बात कर रहे हो कांग्रेस ने, तो ये तो सोनिया गांधी जी बाहर से आई हैं। भाई बाहर से विदेश के व्यक्ति को क्या हिंदुस्तान से प्यार होगा? दूसरी बात मैं बता दें, सुनिए मैडम के अवस्थी जी, ये मुद्दा नहीं है कि सोनिया गांधी कहां से है कहां से नहीं। प्लीज आप लोग मुद्दे को भटका देते हैं सब लोग। प्लीज तारिक खान जी रखिए अपनी बात। ठीक है, रुकिए एक मिनट कृष्णकांत अवस्थी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। तारिक जी रखिए अपनी बात 1 मिनट में। देखिए मैं जो कह रहा हूँ बात, जो इन्होंने कहा कि मैंने आतंकवादी संगठन नहीं कहा, मैंने, आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा, मैंने कहा हिंदूवादी संगठन। अब उसको किस तरीके से बुलाया जाए ये बता दें, मगर ऐसा कुछ नहीं है कि जो संगठन है उनका रिस्पेक्ट नहीं है, वो किसी भी तरीके के संगठन हो, हिंदुस्तान तो देश ही रहा है संगठन का। दूसरी बात, ये जो जितने भी घटनाएं हुई हैं इन 7-8 स्टेटों में, उनका आप तरीका देख लीजिए। एक तरफ से इन चीजों को भड़काने की कोशिश हो रही है, जिस चीज को रोकना वहां की स्टेट गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। एक साइड से एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के पास जाकर उनको बाकायदा उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान मिक्स्ड लोगों का देश है, यहाँ पर ये करना बिल्कुल भी गलत है और नाजायज है। दूसरी बात, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि हमारी सरकार आने दीजिए तब ये सब खत्म हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये सेल्फ गोल तो नहीं कर रहे हैं कि हम ये सब करा रहे हैं ताकि हमारी सरकार आ जाए, है ना? तो ये तो कहीं ना ये बात इनकी एक सेल्फ गोल तरीके से हमारी सरकार आने दीजिए, इसका मतलब आप चाहते हैं कि ये सब हो और फिर आपकी सरकार आ जाए। दूसरी बात है, सुनिए, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में, बस आप अभी बोलिएगा, आप सत्ता में सबसे ज्यादा आप ही बोलेंगे। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में गुंडाई करना लोगों ने बंद कर दिया, तो किसी साइंस की जरूरत है? आप क्यों नहीं करवाते हो? कांग्रेस पार्टी अगर हिंदू संगठन वहां कर रहे हैं, क्यों नहीं आप उनको बंद करते हो? क्यों नहीं आप उनका इनकाउंटर करा देते हो? क्यों नहीं उनको? मैं कहता हूं नहीं, एनकाउंटर की जरूरत नहीं है, ये संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा। अगर कोई खराब कर रहा है तो आप क्यों नहीं इनकाउंटर करते हो? क्यों नहीं आपको एनकाउंटर करने की जरूरत ही नहीं है।
आप कानून का पालन कराइए, एनकाउंटर करने की क्या जरूरत है? ये नीति बिल्कुल है अपने प्रदेश को चलाने की, उसका दोषारोपण आरएसएस पे मत करिए, भारतीय जनता पार्टी में मत करिए, ये गलत बात है। आप अच्छी तरीके से जान रहे हो कि वहां पर गहलोत जी इस लायक नहीं है कि मुख्यमंत्री रह सके, और वहां पर ये जो बराबर जो तभी आप ये सब करा रहे हो ताकि जल्दी से आपका मुख्यमंत्री बन जाए और फिर आप ठोको और बुलडोजर लेके निकलो और कानून की धज्जियां उड़ाओ। शायद यही वजह है। गहलोत जी से बोलो उनको भी ठोके जो गलत काम कर रहे हैं, वो किसी भी पार्टी के हो, क्यों नहीं करते हो आप? आपके अंदर सिर्फ ठोकना थोड़ी ना, पुलिस है, कानून के सामने, जज के सामने ले जाए, जज फैसला करेगा ना। क्या आप हिंदुस्तान में जुडिशरी सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं क्या? वो कानून ही अपना काम करता है, कानून ही ठोकता है। अगर गलत है कानून नहीं ठोक रहे, सरकार ठोक रही है। कानून और सरकार में फर्क समझिए, जज और सरकार में फर्क समझिए। आप जज मत बनिए, आप सरकार बनिए, पुलिस बनिए। पुलिस का काम है कि वो हो रही है, बुलडोजर भी चल रहा है, तो पूरा संवैधानिक रूप से, पूरा कानूनी प्रक्रिया के तहत सारे काम हो रहे हैं। बुलडोजर आपका उत्तर प्रदेश में तरफा क्यों चल रहा है, इसको बता दीजिए एक बात। एक पॉइंट मेरा जवाब दे दे। बुलडोजर आपका आशीष मिश्रा के घर गया, ब्रजेश सिंह इतने बड़े बदमाश है गया, यहाँ पर बड़े बड़े आपके धर्मगुरु उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, मुसलमानों को मारने काटने की बात कर रहे हैं, जिसमें बजरंग मुनि है, नरसिम्हानंद है, कालीचरण है, साध्वी है। उनके ऊपर क्यों नहीं हुई पैरवी? आप बहुत बातें कर रहे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं हुई? बुलडोजर आपका कहाँ है? बुलडोजर आपका सो गया है या पंचर हो गया या चलना भूल गया? बुलडोजर को लेकर कार्यक्रम नहीं है। सीए में थाने को फूकने वाले कौन है? जिनके पोस्टर लगा के योगी जी ने उनका घर कुड़ कराया, वो कौन लोग हैं? अभी मैंने सवाल आपसे पूछा, जो उसका जवाब दीजिए। आप सवाल पे सवाल ना करें। जो गलत करेगा उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। तो ये लोग गलत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को घर से निकाल के मार डालो, ये गलत है या नहीं? कह रहा है, कौन कह रहा है? आपके भी तो ओवैसी जी बोलते हैं कि 15 मिनट। ये तो नहीं कहते हैं, ओवैसी को मैंने नहीं सुना, आप स्टेटमेंट दिला दिए। ये तो खैर दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि आपके ओवैसी बोल रहे हैं, आपके धर्मगुरु बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्लीज। इसको लेकर के आज चर्चा नहीं है हमारे बीच में। पुलिस हटा दीजिए, पूरे हिंदुओं खत्म कर देंगे। दिलीप यशवर्धन जी, सवाल आपसे ले रही हूँ। आखिरी कुछ एक दो सवाल आपसे ले लेते हैं। क्या ये तुष्टीकरण के कारण जो देश लगातार जल रहा है, किसको फायदा हो रहा है देश को जलाने से? और देश जो लगातार ये जल रहा है, देश के कोने कोने से हिंसात्मक घटनाएं सामने आ रही हैं, लगातार देश जल रहा है, कौन है इसका जिम्मेदार और किसको मिल रहा है फायदा? रितिका जी, जिम्मेदार तो राजनीति है, और जो धार्मिक उन्माद लोगों के अंदर भर दिया गया है, वो किसी के भी द्वारा भर दिया गया। जो कट्टरपंथ होता है, वो कट्टरपंथ खराब होता है। वो कट्टरपंथ चाहे मुसलमानों का हो, चाहे हिंदुत्व का हो, किसी भी धर्म का जो कट्टरपंथ है वो खराब होता है। और कट्टरपंथ हमेशा आपको गलत रास्ते पे लेकर जाएगा, सही रास्ते पे नहीं लेकर के जाएगा। अब रही बात जो आतंकवाद है, जो दंगे हो रहे हैं, उससे फायदा किसको होता है? तो इससे दो लोगों को फायदा होता है। एक तो वो व्यक्ति जो राजनीतिक उद्देश्य से इसमें रोटियां सेकना चाहता है, उसको फायदा होता है, अनडाउटली उसको फायदा होता है। दूसरा वो लोग जो धर्म की आड़ लेकर के आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, या जो धर्म का गलत इंटरप्रिटेशन करके मानवता के खिलाफ काम कर रहे हैं, मानवता के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, उन दो लोगों को फायदा होता है। और अल्टीमेटली इसकी जो जड़ें हैं, वो जड़ें जाकर के राजनीति के पेड़ में ही समाती है। क्योंकि राजनीति का पेड़ एक ऐसा है जिस पर अलग अलग तरह के फल लगते हैं। वो फल कोई आतंकवाद के रूप में देख रहा है, कोई धर्म के रूप में देख रहा है, कोई अजान के रूप में देख रहा है, कोई हनुमान चालीसा के रूप में देख रहा है, और कोई किसी रूप में। मैं एक सवाल और यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी। जनता के परिप्रेक्ष्य की अगर बात की जाए, हिंदू शोभा यात्रा पर भी पथराव होता है, वही ईद पर भी पथराव होता है। दोनों ही त्योहारों पर, दोनों ही समुदाय के त्योहारों पर अगर इस तरह की तनावपूर्ण स्थिति रहती है और बीजेपी कांग्रेस विपक्ष पर निशाना साधती है और विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हैं, तो ना तो फिर इस देश में मुसलमान कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है और फिर हिंदू भी सुरक्षित नहीं, क्योंकि दोनों के त्योहारों पर तो पथराव हो रहे हैं ना सर। दोनों समुदाय के लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है। ना तो मुसलमान कहीं ना कहीं फिर सुरक्षित हम कह सकते हैं और ना ही फिर हिंदू सुरक्षित है। जनता क्या करे ऐसे में? कौन सी सरकार चुने? ये भी तो एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया इस तरह की स्थिति से सर। रितिका जी, मेरा अपना ये मानना है कि जो धर्म है, वो धर्म एक दायरे में मनाया जाना चाहिए। धर्म सड़कों का विषय नहीं है,
धार्मिक प्रदर्शन सड़क पर दिखाने वाला विषय नहीं है, चाहे वो नमाज की बात हो, चाहे वो शोभा यात्रा की बात हो। जो पारंपरिक शोभा यात्राएं निकलती है, भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलती है, जो हजारों साल से निकलती आ रही है, वो निकलनी चाहिए, वो पारंपरिक है। लेकिन उसके अलावा जो बहुत अब हर धार्मिक मौके पर एक शोभा यात्रा निकाली जाती है, और वो शोभा यात्रा धर्म के मद्देनजर नहीं होती है, या जो सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है वो अल्लाह की इबादत के लिए नहीं पढ़ी जाती है, वो स्ट्रेंथ दिखाने के लिए पढ़ी जाती है कि देखो हमारी संख्या इतनी ज्यादा है। तो धर्म के सहारे आप अपना बाहुबल दिखाने की कोशिश करते हैं। सरकार को और कानून को इस बाहुबल पे रोक लगाना चाहिए। आपको ईद नमाज पढ़नी है, मस्जिद के अंदर पढ़िए, आपको पूजा अर्चना करनी है, मंदिर के अंदर करिए, ना तो कोई शोभा यात्रा निकलनी चाहिए, ना सड़कों पर नमाज होनी चाहिए, ना किसी तरह का धार्मिक जो प्रदर्शन होता है, जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वो सड़कों पे नहीं होने चाहिए। बड़े धार्मिक कार्यक्रम हैं तो जैसे बंद स्थलों पर पब्लिक का कार्यक्रम होते हैं, उस तरीके से पब्लिक कार्यक्रम होने चाहिए और बाकायदा सरकार की परमिशन के साथ होने चाहिए, और जो रूट दिया जाता है उसी रूट पर होना चाहिए, और उस रूट की सुरक्षा देना ये सरकार का काम है, चाहे वो किसी भी धर्म की यात्रा नहीं। ठीक है दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि जोधपुर में लगातार 3 बार हिंसा भड़की। जोधपुर के 10 इलाकों में कर्फ्यू है। राजस्थान में अलवर से लेकर करौली और करौली से लेकर जोधपुर और जोधपुर से लेकर भीलवाड़ा तक लगातार तनाव राजस्थान में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। सवाल कई है कि आखिर राजस्थान को जलाने से किसको बेनिफिट है। वहीं अगर बात की जाए सीएम की अशोक गहलोत की, उन्होंने साफ तौर पर इसका ठीकरा जो है भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अगर आप राजस्थान को नहीं संभाल सकते हैं, अगर वहां के प्रशासन आपसे फेल हो रहे हैं, आप नहीं राजस्थान की जनता को संभाल पा रहे हैं, राजस्थान को संभाल पा रहे हैं, तो आप साफ तौर पर इस्तीफा दे सकते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब तक जो ये तनाव है, ये तनावपूर्ण जो स्थिति है, ये कब तक बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खास कार्यक्रम में केवल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।